हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है। शाम को 5 बजे आपकी क्लास होती है। उसके ऑलरेडी हम 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जिसका नाम है राज्य से साम्राज्य। इस पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे कि राज्य क्या था, साम्राज्य कैसे बना, और इसमें जो आप पढ़ेंगे वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, सम्राट अशोक के बारे में, जिनका पूरा साम्राज्य आप देखेंगे मैप के थ्रू। यहाँ पे सारा दिखाया गया है कि उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे भारत पर ही राज्य किया था। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी काफी बार पूछे गए हैं, तो चैप्टर को पढ़ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ये एक रोशन है, इसको कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन दादाजी के कड़क नोट मिले हैं। उसने क्या करा, उसने अपने हाथ में दबाया हुआ है, लेकिन वो देखकर महसूस करना चाहती है। उसने देखा कि नोट पर एक तरफ तो गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ है और दूसरी तरफ शेर के चित्र बने हुए हैं। तो ये समझने की कोशिश करती है आखिर ये शेर क्यों बने हुए, शेर क्या है। अब जैसे कि आपने ये देखा हुआ है, ये हमारा अशोक स्तंभ है, जिसको हम अशोक स्तंभ बोलते हैं। शेर इस तरीके से बना हुआ है, तो इसके बारे में ही आप एक जानेंगे कि इसके जो पीछे है ये बहुत लंबा इतिहास है। ये कैसे बनाया गया है, ये पत्थरों को काट कर बनाया गया है, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ये कैसे बनाया गया था, एक पत्थरों को काट काट कर ये शेर का चिन्ह बनाया गया, और इसको सारनाथ में, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, महात्मा बुद्ध की जो स्टोरी पढ़ी थी, उसमें जो सारनाथ बना था वहां पर ये स्थापित किया गया। ठीक है, अब जितने भी राजाएं हुए हैं इतिहास में, जितने भी राजा हैं, उनमें से एक है जो कि बहुत फेमस हुए थे, अशोक। इन जैसे कई स्तंभ पर पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए हैं। उनकी राज्य में बहुत सारे ऐसे अभिलेख मिले हैं जो पत्थरों पर थे। अब इन अभिलेखों के बारे में क्या लिखा है ये तो हम जानेंगे ही, साथ ही ये भी समझेंगे कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, और यही क्यों कहा जाता है कि अशोक का साम्राज्य था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। इनके अशोक के दादा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना कब करी थी, 2300 साल पहले करी थी। और ये जो चाणक्य और कौटिल्य नाम की, ये एक ही है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा गया है। नाम के एक बुद्धिमानी व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अब आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो अर्थशास्त्र नाम की किताब है वो किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, वो चाणक्य ने लिखी है, चाहे कौटिल्य। चाहे ऑप्शन में आपका चाणक्य है, चाहे ऑप्शन में आपका कौटिल्य है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो ये आप अपने नोट्स में बिल्कुल नोट डाउन करते रहिए, जो जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अब साम्राज्य क्या होता है, साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख थे। और तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ये पहले आप एक बार मैप देख लीजिए। यहाँ पर ये रहा, ये मौर्य साम्राज्य है, उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। अब जो बात कर रहे थे, उज्जैन यहाँ पर है, पाटलिपुत्र आपका यहाँ पर है, और जो आपकी तक्षशिला है ये यहाँ पर है। ये कौन से है, ये महत्वपूर्ण नगर हैं। और अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं, मतलब कहाँ कहाँ से उनके अभिलेख मिले हैं, तो आप ये देख सकते हैं जितने भी रेड पॉइंट लगे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे अभिलेख हैं। यहाँ से उनके अभिलेख मिले हैं, मतलब उन्होंने इतने बड़े पोर्शन पर राज किया था, तो ऑलमोस्ट पूरे भारत पर ही उनका राज्य था। जो क्या है, ये पूरा मौर्य साम्राज्य है। क्या है, ये पूरा मौर्य साम्राज्य है। अब अगर हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं तो हम जानेंगे कि जो दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत के दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था, वही इन नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। मतलब जो ये साम्राज्य का बहुत बड़ा जो क्षेत्र था, उसमें किसान भी हो गए, पशुपालक हो गए, गांव भी हो गए, ये सब बसे हुए थे। और ज्यादातर जो हिस्सा था वो जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग क्या करते थे, फल फूलों का संग्रहण करते थे, मतलब उन्हें कलेक्ट करते रखते थे। जानवरों का शिकार भी करते थे, जिससे वो अपनी जीविका चलाते थे। जानवरों का शिकार करने के बाद अब उनको वो खाते भी थे, उनके जितने भी थे खाल को भी यूज करते थे, उनके दांत को, नाखूनों को औजार बनाने में भी यूज करते थे। तो ये सारी चीजें थी। अब साम्राज्य के अलग अलग इलाके में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोले थे। अब जब इतना बड़ा साम्राज्य है, तो अगर कोई यहाँ बहापुर में कोई लैंग्वेज बोल रहा है, तो यहाँ कलिंग में उसकी लैंग्वेज तो अलग हो जाएगी। तो जितने भी अलग अलग क्षेत्र थे, वो सब लोग अलग अलग अपनी भाषाएं बोलते थे, और वो लोग अलग अलग तरीके का भोजन भी करते थे, और अलग अलग तरीके की पोशाक भी पहनते थे। अगर आज भी आप इंडिया में देखें, अगर आप इधर उत्तराखंड में, हिमाचल की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर ठंड इतनी होती है, तो यहाँ के लोगों की पोशाक ही अलग है। अगर आप यहाँ पर दिल्ली गुड़गांव में आते हैं, तो यहाँ के लोगों की पोशाक बिल्कुल अलग है।
और आप नीचे यहाँ साउथ में चले जाते हैं तो यहाँ के लोगों की पोशाक, खान पान, रहन सहन सब कुछ आपको अलग ही मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, आपको पता चलेगा कि राज्य साम्राज्य से कैसे अलग होता है। राज्य अलग होता है, साम्राज्य अलग होता है, कैसे होता है? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। साम्राज्य क्या होता है? अब राज्य, अगर जैसे ये भारत का मैप है फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने ऐसे ही बनाया, यहाँ के अगर इतने से पोर्शन में कोई राजा राज्य करता है तो वो राज्य हुआ ना, और उसका राज्य यहाँ 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 सब जगह फैला हुआ है, तो वो क्या हो गया? वो तो पूरा बड़ा साम्राज्य हो गया। उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसके लिए बड़ी, जब इतना बड़ा साम्राज्य है तो सेना की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती होगी, और सम्राटों की, राजाओं की तुलना में जैसे संसाधनों की भी जरूरत होगी। भाई जब इतने, कोई चीज हो गई इतने से पोर्शन में है तो उसकी जरूरत है, उसके लिए संसाधन लिमिटेड अमाउंट में होंगे, और कोई अगर इतनी बड़ी है तो उसके लिए सेना की भी ज्यादा जरूरत होगी, उसके लिए संसाधनों की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब इसमें आता है कि इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत होती थी। मतलब वो बहुत सारे अधिकारियों को भी अपॉइंट करते थे जिससे कि वो टैक्स को वसूल कर सके बड़ी संख्या में। तो ये होता है राज्य और साम्राज्य में डिफरेंस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब साम्राज्य का प्रशासन कैसे हुआ था? क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। अब जैसे कि पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ के इलाके, गांव, शहर, किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। राजा क्या करता था? इनके जो आसपास के इलाके थे वहां पर अधिकारियों को नियुक्त करता था और उनसे कहता था कि आप यहाँ पर कर को वसूल करें, जो टैक्स था वो दिया जाए। अब जो भी राजा का आदेशों का उल्लंघन करता था उसको सजा भी दी जाती थी, और इनमें से क्या, जितने भी अधिकारी अपॉइंट करे हुए थे उनको वेतन भी मिलते थे। और ये क्या करते थे? जो संदेशवाहक थे, संदेशवाहक मतलब जो एक जगह से घूमते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुंचाते थे, उनको संदेशवाहक कहा जाता था। और राजा की जासूस अधिकारियों के क्रियाकलाप पर नजर रखते थे। अब अधिकारी भी तो गलती कर सकते हैं ना, अधिकारी भी तो हेरफेर कर सकते हैं कर के मामले में। तो राजा के कुछ जासूस थे जो उन पर नजर रखते थे कि वो अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इनके ऊपर जो सम्राट था, सम्राट अशोक जो थे, उनका राज्य था। ठीक है, राजपराव और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से वो सब पर नियंत्रण रखते थे। अब मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत भी थे। अब जब मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था तो उसके अंदर बहुत सारे राज्य भी थे, प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। जैसे कि आपने मैप में देखा था, तक्षशिला भी और उज्जैन भी, तो वहां से इनके ऊपर राज्य किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र ने इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। मतलब बहुत क्षेत्रों पर तो वो कंट्रोल कर लेते, लेकिन कहीं पर भी ऐसे जाना पड़ता था तो वो क्या करते थे? जो वहां के राजकुमार होते थे, जो उनके बेटे होते थे राजकुमार, उनको वो वहां का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा करते थे। ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता है। मतलब वहां के जो नियम बनाए हुए थे, जो परंपराएं थी, उन्हीं को ही मानते थे, अलग से आप नहीं इनको मान सकते थे। अब प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मांगों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थी। मतलब आने जाने के लिए जो मार्ग होते थे और जो नदियां होती थी उन पर कुछ नियंत्रण रखा जाता था। और यहाँ से जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता था। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए, एक कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जैसे कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि उत्तर पश्चिम किसके लिए फेमस था। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं उत्तर पश्चिम किसके लिए फेमस था? कंबल के लिए। और दक्षिण भारत किसके लिए फेमस है? दक्षिण भारत हो गया आपका सोने के लिए और कीमती पत्थर। ठीक है, कीमती पत्थर, ठीक है, कीमती पत्थरों के लिए वो फेमस था। संभव है कि संसाधन नजरिए के रूप में इकट्ठे किए जाते और अंत में जंगल वाले जितने भी इलाके आते थे, वहां रहने वाले जो भी लोग थे वो काफी हद तक स्वतंत्र थे, क्योंकि वो जंगल में रहते थे तो उनसे ना ही तो ज्यादा उम्मीद की जाती थी, उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य अधिकारियों को लकड़ी, हाथी, मधु और मोम जैसी चीजें ला कर दे। मतलब जो लोग जंगल में रहते थे वो बहुत हद तक स्वतंत्र थे, मतलब उनके ऊपर किसी तरीके की ऐसी बाउंडेशन नहीं थी, लेकिन उनसे ये उम्मीद करी जाती थी
कि वो जंगल में से हाथी, लकड़ी, शहद और मोम ये सारी चीजें लाकर इन राजा को दे। अब नजराना क्या हुआ करता था, एक तो हो गया कर जो कि नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था, वही जो नजराना होता था वो लोग अपनी मर्जी से गिफ्ट करते थे, जिसको हम इसे स्वेच्छा से देते थे। तो जिसको आप गिफ्ट देते हो, अपनी इच्छा से देते हो, वो क्या होता है, वो होता है नजराना। अब यहाँ पर ये एक है राजधानी में सम्राट, ठीक है। राजधानी में सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगस्टीन ने जो कुछ देखा उसका विवरण यहाँ पर उनको बताया गया है। क्या हम उसका विवरण एक अंश दे रहे हैं, मतलब जितना भी यहाँ पर विवरण होता है उसका एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर बताया गया है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार थे। कुछ अंगरक्षक कौन हुए, बॉडीगार्ड्स, पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं उनकी कोई हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब कि सिक्योरिटी कह सकते हैं आप कि इस लेवल की सिक्योरिटी वहां पर उस टाइम पर थी। और पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरे से घिरा हुआ है। तो ये यहाँ पर कि अपनी राजधानी में जो सम्राट थे वो किस तरीके से रहते थे ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो कि अशोक के दादा थे, उनके बाद वही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें शिफ्ट होती गई और अब राजा बनने का नंबर किसका आया, अशोक का आया। तो जो अशोक थे वो किस तरीके से सम्राट बने यहाँ पर आगे आप इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक रहे थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश करी। मतलब इन्होंने क्या कहा था, लेटर्स पर इस तरीके से अभिलेख लिखे हैं, चाहे वो पत्थरों पर हो, चाहे लकड़ी पर हो, चाहे वो पत्ते पर हो। इस तरीके से लोगों तक अपने संदेश को उन्होंने पहुंचाया। और ये किस लिपि में लिखे गए हैं, कौन सी भाषा में इनके ये अभिलेख लिखे गए हैं, तो इनके अभिलेख जो लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने जो अपने संदेश जो अभिलेख लिखे हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे हैं, तो वो लिखे हैं उन्होंने प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में, ये उन्होंने अपने अभिलेख लिखे हैं। अब अशोक का कलिंग युद्ध, ये जो अशोक का कलिंग युद्ध है वो ये बहुत फेमस युद्ध हुआ था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक यह युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध से वितृष्णा हो गई। मतलब वो बहुत ज्यादा उनको खराब लगा और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। ये एक ऐसा युद्ध था, ठीक है। पहले आगे पढ़ लेते हैं फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, या पहले यही देख लेते हैं कि वो युद्ध का वर्णन किया हुआ है अशोक के अभिलेखों में। उसका क्या वर्णन मिलता है, राजा ने कहा था कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की थी। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसका मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों हुआ, जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने, धम्म क्या हो गया यहाँ पर, धम्म कहा गया है इसे, धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया इन्होंने। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मतलब अपने बल पर किसी देश को जीतना वो ज्यादा मुश्किल इन्होंने लगा और उन्होंने कहा कि उससे ज्यादा बेहतर है कि मैं लोगों का दिल जीत सकूं। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए लिख रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे पोते भी कभी युद्ध ना करें। उन्होंने यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है। अब उन्होंने अशोक ने धर्म को किस तरीके से बढ़ाया या उन धर्म क्या है उनके लिए, इसमें किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे
पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते ही वैसे ही उनका कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दें। और वो किससे प्रेरित हुए थे? बुद्ध के उपदेशों से वो प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिसके लिए उनमें संवेदनाएं थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इनमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा क्या होता था कि परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। तो अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का समाधान करना तो उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महात्मम नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। उन्होंने क्या करा? अलग अलग अधिकारियों को अपॉइंट किया जो कि जगह जगह जाकर उसकी शिक्षा देने लगे, जिससे कि लोगों के अंदर समझ आए। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिला और स्तंभों पर भी खुदवा दिए। उन्होंने क्या करा? जितनी भी बड़ी बड़ी शिला होती है, स्तंभ होती है, उन्होंने अपने संदेश को उन पर भी लिखवाया। और जो उनके अधिकारी थे उनको उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि अगर लोगों को पढ़ना नहीं आता है तो उनको पढ़कर सुनाए, जो लोग खुद नहीं पढ़ सकते हैं। तो अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीक में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। मतलब ये खुद तो वो ये काम कर ही रहे थे, उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी इसी कार्य में लगाया और उसके लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा जगह जाकर इन उपदेश को लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या क्या किया? मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी शुरू करी। मतलब मेडिकल सर्विस उन्होंने देना शुरू कर लिया। अब अपनी प्रजा के लिए अशोक ने क्या संदेश दिया था? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तो उनके बच्चों का विवाह होता है। बच्चों के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज्यादा फलदायी होंगी। और ये रीतियां क्या थी? ये थी अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मण और श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए इसका आदर करना चाहिए। मतलब उन्होंने यही कहा, यही समझाने की कोशिश करी कि लोग इतने अनुष्ठान करते हैं, बात बात पर कोई संस्कार कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, बच्चे का विवाह हो रहा है तो कर रहे हैं, यात्रा हो रही है तब कर रहे हैं, जन्म पर कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या है कि वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके जितने भी दास हैं, नौकर हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, जीवों पर दया करें। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। अब ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। यदि आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपि में देख सकते हैं तो कैसे दिखेंगी? जैसे कि ए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है और ये अलग अलग लैंग्वेज में बताया गया है। आरंभिक ब्राह्मी में ए को ऐसे लिखेंगे, देवनागरी हिंदी में ए तो ऐसे ही लिखा जाएगा, बांग्ला में ऐसे लिखेंगे, मलयालम में ऐसे लिखेंगे और तमिल में ए को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही बताया गया है। अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर नंबर 7 है जो आपका कंप्लीट हुआ है। उसके बाद बाकी के 8, 9, 10 3 चैप्टर्स इसके रह गए हैं, वो भी कमिंग वीडियोस में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जो लोग SST के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CTET की, वो भी हमारे साथ जुड़ सके और डेफिनेटली